सबसे पहले तो मैं जो पहलगाम हमला हुआ उसकी मैं मजम्मत करता हूँ। वो जो भी दहशताना हमला हुआ है उसकी कड़ी मजम्मत करता हूँ और जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिए हैं उसकी मैं सराहना करता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ ये जो घटना घटी है मैं इसको पूरा बयान करूंगा यहाँ, और प्राइम मिनिस्टर साहब से और होम मिनिस्टर साहब से मैं अपील करता हूँ कि मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक पाक नेशनल से शादी की। मैं आपको बता दूं कि 47 जब देश विभाजन हुआ उससे पहले ये हमारा परिवार इकट्ठा एक जगह रहते थे। हम यहीं तहसील बलवाल के हंडवाल गांव में। देश विभाजन हुआ उसके बाद हमारे परिवार बट गया। हमारे कुछ परिवार के लोग वहाँ चले गए, कुछ यहाँ रह गए। तो आपस में आना जाना मुलाकात चलती रही। तो उसके बाद जब हमारा टाइम आया तो हमारे माता पिता के द्वारा जो है बचपन में ही हमारी शादी तय कर दी गई। तो फिर मैंने सीआरपीएफ में ज्वाइनिंग की 2017 में ज्वाइनिंग की। तो फिर उसके बाद जब हमने शादी का सोचा तो मैंने 2022 के 31/12/2022 को मैंने डिपार्टमेंट को इसके संबंध में लिखा कि ये मैं ऐसे शादी करना चाहता हूँ और मेरी कज़न है और मेरे माता पिता के द्वारा ये शादी तय की गई है। तो डिपार्टमेंट ने मेरी उस लेटर पे कुछ आपत्तियाँ लगाई, जिससे कि उन्होंने मेरे से मांगा कि शादी का कार्ड और शादी कौन सी जगह पे होनी है वो, और शादी की तिथि। तो मैंने वो 2023 में वो सब क्लियर करके डेट शादी की फ़िक्स हुई तो मैंने वो डिपार्टमेंट को दे दिए। 72 बटालियन सीआरपीएफ सुंदरबनी में मैंने वो आवेदन दिया। फिर वो मेरा आवेदन जो है डीआईजी रेंज हीरानगर के पास गया सीआरपीएफ। फिर उसके बाद वो आईजी सेक्टर सीआरपीएफ जम्मू के पास गया। तो उन्होंने कुछ और डॉक्यूमेंट मांगे मेरे से, जैसे सरपंच की डिक्लेरेशन अपने गांव की कि मेरी ये पहली शादी है और हमारे पारिवारिक संबंध है, सरपंच से और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर से, और खुद मैंने एफिडेविट कोर्ट से और मेरे माता पिता ने अलग अलग एफिडेविट उसके साथ लगा के आईजी सेक्टर जम्मू में मैंने जमा करवाया। फिर उसके ऊपर जो मेरा लेटर है वो एसडीजी स्पेशल डीजी सीआरपीएफ जेके जोन के पास गया। फिर वहाँ से वो डायरेक्टरेट सीआरपीएफ न्यू दिल्ली गया। वहाँ उस लेटर में कुछ समय लगा, 3-4-5 महीने का समय लगा। फिर उसके बाद 30/4/2024 को वहाँ से रिप्लाई आता है, ऑर्डर आता है कि हमने एजेंसियों के जो भी उनके संबंधित होंगे उनके द्वारा हमने उनकी सलाह ली कि इस केस को वेरीफाई किया। फिर उसमें उन्होंने बताया कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो होता है 1964 के धारा 21(3) के तहत सरकारी कर्मचारी को जब वो किसी विदेशी से शादी करता है तो उसको अपने विभाग को या सरकार को सूचित करना होता है, इंटीमेट करना होता है। तो इसमें साफ लिखा है कि पूरी जांच पड़ताल के बाद ये पाया गया कि प्रार्थी ने डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया है। ये लिखा हुआ, मैंने मार्क भी किया हुआ। ये डायरेक्टरेट डीजी सीआरपीएफ दिल्ली का 30/4/2024 का लेटर है कि प्रार्थी ने सूचित कर दिया है। और नीचे ये मेंशन कर दिया कि इसमें एनओसी का कोई उल्लेख नहीं है, एनओसी का कोई प्रावधान नहीं है, सिर्फ सूचित करना होता है शादी के संबंध में। तो मैंने सूचित कर दिया, ये इसमें डायरेक्टरेट के ऑर्डर में क्लियर है। फिर इसके बाद में मेरे फादर कैंसर से पीड़ित हैं, वो डिपार्टमेंट को पता है, डिपार्टमेंट के थ्रू उनका इलाज भी चला है। फिर उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है तो हम दोनों परिवारों ने डिसाइड किया कि हम मैरिज कर लेते हैं, वीज़े में अभी टाइम लगेगा, हम शादी कर लेते हैं। तो 24/5/2024 को हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस पे
शादी करने का निर्णय लिया। तो सब लोग इकट्ठे भी हुए, काजी वगैरह भी आए दोनों तरफ से। तो लाइव टेलीकास्ट पे हमारी शादी हुई। शादी के संबंध में मैंने शादी की तस्वीरें अपने विभाग को दी। उसके अलावा शादी का ये ऑनलाइन वेडिंग का कार्ड और जो भी मैरिज के संबंध में जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, मैरिज सर्टिफिकेट, ये मैंने सब अपनी 72 बटालियन के ज़रिए जमा करवाए। फिर उसके बाद मेरी वाइफ ने वीज़ा अप्लाई किया। तो 28 फरवरी 2025 को मेरी वाइफ को वीज़ा मिल गया था। वो विज़िट वीज़े पे 15 दिन के विज़िट वीज़े पे भारत आई। आने के बाद हमने 1 तारीख को 28 की रात में वो घर पहुंची। एक को हमने सुबह FRO जम्मू में अपनी जो रिपोर्ट करनी होती है, कोई फॉरेनर जब आता है तो FRO में रिपोर्ट करना होता है, तो हमने वो प्रॉपर वहाँ पे रिपोर्ट किया। तो एज ए वाइफ उसको साथ रहने के लिए लॉन्ग टर्म वीज़े की ज़रूरत है। जब किसी भारतीय से शादी करती है तो वो उस कैटेगरी में फॉलो करती है। तो हमने 4 मार्च को ही LTV अप्लाई कर दिया, लॉन्ग टर्म वीज़ा। लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई किया तो 13 मार्च तक उसकी पूरी प्रक्रिया चली, उसमें वेरिफिकेशन। 13 मार्च को, 14 को हमारा वीज़ा एक्सपायर होना था। तो हम LTV कैटेगरी में आ गए, हमें LTV में स्टे हो गया। उसके बाद हम LTV में रहते रहे। तो अचानक ये पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, सरकार ने कुछ निर्णय लिए उस पर। हमें भी उस चीज़ का बहुत दुख है, मजम्मत करते हैं, हम उसके सख्त खिलाफ हैं। सरकार ने जो कठोर फैसले लिए हैं हम उसका समर्थन करते हैं। फिर अचानक से मुझे एक एग्जिट परमिट की मेल आती है। एग्जिट परमिट की एक मेल आती है। तो उसमें लिखा होता है कि आपको जो भारत से जाना पड़ेगा, आपका एग्जिट परमिट ग्रांट हो गया। तो मैंने जब बात की तो उन्होंने बताया नहीं नहीं, आप LTV में हैं। कुछ देर के बाद हमें एक मेल और आती है। ये 26 अप्रैल 2025 को 4:42 पे आती है, मेल आती है। इसमें लिखा है कि डिसीजन ऑन योर एग्जिट परमिट अगेंस्ट एप्लीकेशन एंड कैंसल्ड, वी आर री एग्जामिनिंग योर केस, कि हमें नहीं जाना है, आपके केस के ऊपर दोबारा देखा जा रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नोटिस आया, जो ऑर्डर आया था, जो ये वीज़े रिवोक का, वो ये है, उसमें क्लियर लिखा है गवर्नमेंट ने, ये सीरियल नंबर 16 वीज़े हैं। उसमें LTV एक ऐसा मात्र वीज़ा है जिसके ऊपर ये कोई भी डेडलाइन लागू नहीं होती। एग्जिट परमिट जो है, एग्जिट वीज़ा, ये सभी हैं, LTV वैलिड है। इशू ऑफ न्यू वीज़ा अलाउड, न्यू वीज़े जो मिलेंगे वो सिर्फ LTV को ही मिलेंगे। और ये ऑर्डर डेडलाइन जो है नॉट एप्लीकेबल, LTV पे ये लागू नहीं होती है। ये क्लियर था। हम इस दौरान हम रहते रहे। फिर 28 में भी 28 या 27 को हमें तहसीलदार की तरफ से एक नोटिस आता है विजिट वीज़े का, ना कि LTV का। LTV का उसमें कोई जिक्र नहीं है, विजिट वीज़े का आता है। वो लिखते हैं कि आपका विजिट वीज़ा 22 मार्च को ख़त्म हो गया है। हालांकि हमारा विजिट वीज़ा 14 मार्च को ख़त्म हो गया था, 22 को नहीं हुआ, 14 मार्च को ही ख़त्म हो गया था। तो हमने उस टाइम हमें जाने के लिए बोल दिया। तो हमने अपने एडवोकेट अंकुश शर्मा जी से बात की। तो हमने हाई कोर्ट से अपील की कि हमारे साथ ये LTV में आते हैं, हमने पूरी परमिशन से शादी की है, CRP को इंटीमेशन किया हुआ है, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए। तो हाई कोर्ट ने उसको सुना। ये उस टाइम सुना जब जम्मू से PCR से हमें रवाना कर दिया था अटारी बाघा बॉर्डर के लिए। हाई कोर्ट ने सारी ये चीज़ें सुनने के बाद एक ऑर्डर निकाला, जिसके ऑर्डर के तहत उन्हें बाघा बॉर्डर से वापस हमारे घर लाया गया कि इनका जो ये केस है ये LTV में ही फॉलो करते हैं। जब घर आ गए तो कल अचानक मैंने कुछ सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे न्यूज़ चैनलों में मैंने सुना कि CRPF जवान के खिलाफ कुछ एक्शन लेने वाली है, जवान ने कुछ वायलेशन की है। तो होते होते शाम के कोई 5:30-6 बजे कुछ
4 लोग डिपार्टमेंट के मेरे घर आते हैं। ये 41 बटालियन से आते हैं, कुछ जम्मू आईजी सेक्टर ऑफिस से आते हैं, सीआरपीएफ बांडलाब से। उन्होंने आके एक नोटिस दिया। जब मैंने उस नोटिस को पढ़ा, उसमें फर्स्ट पैरे में उन्होंने लिखा है कि जवान ने निकाह की सूचना डिपार्टमेंट को दी है। निकाह ही मैरिज होती है, मैं आपको ये क्लियर करता हूँ कि निकाह ही मैरिज होती है, वो ही मैरिज है। निकाह की सूचना दी है। उसके बाद वीज़ा ख़त्म होने के बाद इलीगल तरीके से यहाँ रखा। हालांकि ये एफआरओ की तरफ से हमें अप्रूवल है, जो कंसर्न अथॉरिटी है वीज़े की, और एलटीबी में उन्होंने स्टे दिया और हाई कोर्ट ने इस चीज़ को माना है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन भी उस पर यही है, साफ क्लियर है, आप देख सकते हो। इस पर लिखा है नॉट एप्लीकेबल, इस पर लागू नहीं होता जो ऑर्डर निकला है एलटीबी पे। तो उस ऑर्डर में मेरे पे लिख दिया ये सब कारण उन्होंने कि इन्फॉर्म नहीं किया। हालांकि मैंने जब मेरी वाइफ यहाँ आई, मेरे पास अभी भी प्रूफ है, व्हाट्सएप में है। मैंने 72 बटालियन में विजिट वीजे की कापियाँ, अपने निकाह सर्टिफिकेट, ये फ़ोटो, ये सब चीज़ें मैंने 72 बटालियन में भी जमा किए। तो 72 बटालियन में मैंने ये जमा किए थे। फिर उसके बाद जब मैंने 13 मार्च को एलटीबी का मैंने प्रोसीजर जो मेरा कंप्लीट हुआ, मैंने वो भी अपने 72 बटालियन को एलटीबी के लिए बता दिया कि मैंने एलटीबी में स्टे कर रही है मेरी वाइफ। 2025 को मैं छुट्टी से रिपोर्ट करता हूँ। शिवखोड़ी रियासी में मेरी कंपनी थी 72 बटालियन की। वहाँ से फिर मैं हेडक्वार्टर जाता हूँ 25 मार्च को 2025 को। कुछ ट्रेनिंग के मामले में वहाँ भेजा गया था। तो 27 तारीख को अचानक सुबह, 27 मार्च को अचानक सुबह मुझे, हमारे मार्का होता है उसमें मुझे बुलाया गया डिप्टी कमांडेंट की तरफ से। तो मुझे बोला गया कि आपको ट्रांसफ़र कर दिया गया है 41 बटालियन भोपाल मध्य प्रदेश में, तो आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना। तो मैंने वहाँ पूछा कि क्या कारण है। मेरा अभी 2027 में जेएनके का टेन्योर पूरा होना था, क्योंकि जो जवान छत्तीसगढ़ में पोस्टेड होता है तो वहाँ से उसे चॉइस मिलती है। छत्तीसगढ़ ऑपरेशन एरिया के बाद उसको चॉइस मिलती है कि आप कहाँ जाना चाहते हो। तो मैं छत्तीसगढ़ का टेन्योर काट के मैं चॉइस पोस्टिंग जम्मू में आया था। तो मेरा 2027 में ये टेन्योर कंप्लीट होना था यहाँ। तो मुझे अचानक कर दिया। मैंने कहा कि मैं डीजी साहब का इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, क्यों ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको अभी हमने आपका मूवमेंट ऑर्डर निकाल दिया है, आप चले जाइए, आप 41 में रिपोर्ट करिए, वहाँ से आप इंटरव्यू लीजिए। जब भी ट्रांसफ़र किसी जवान की होती है तो उसमें 15 दिन या 12 दिन का डिस्टेंस के हिसाब से जेटी टाइम मिलता है, जो जर्नी टाइम होता है कि उस 15 दिन या 12 दिन के बाद उसको वहाँ हाजिरी करनी होती है, रिपोर्ट करनी होती है। मेरे उस ऑर्डर के नीचे लिख दिया जेटी नॉट परमिटेड, कि इसको जेटी नहीं दी जाएगी ना। जब जाता है जवान उसको रेलवे टिकट मिलता है, उसको स्टेशन छोड़ा जाता है। मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैंने आदेश का पालन करते हुए मैंने मूवमेंट ऑर्डर लिया। मुझे गेट से बाहर कर दिया। मैं यहाँ से निकला। मैं ठीक बराबर 29 तारीख को मॉर्निंग में 41 बटालियन भोपाल पहुँच गया। मैंने वहाँ जाके रिपोर्ट की। मैंने जाते ही फर्स्ट इंटरव्यू में डिप्टी कमांडेंट सर के जाते ही उसी दिन मेरा इंटरव्यू हुआ। मैंने वहाँ पूरी कहानी बताई, ऐसे मैंने शादी की, ये हुआ। उसके बाद मुझे ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो मैं डीजी सर का इंटरव्यू लेना चाहता हूँ इसके संबंध में। तो उसके बाद सीओ सर का इंटरव्यू हुआ। तो सीओ सर ने कहा कि ठीक है, आप आवेदन दे दीजिए, आप सीओ साहब का इंटरव्यू ले लीजिए, और आपने शादी के संबंध में हमारी बटालियन को भी एक आवेदन दे दीजिए, ताकि हमारी बटालियन को, हमारे नया सेक्टर, नया जोन है, इसको भी आपकी मैरिज के बारे में इंटीमेट हो जाए। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए, डायरेक्टरेट का ऑर्डर लगाया सूचित होने का, मैरिज सर्टिफिकेट के सारे A to Z प्रूफ मैंने उसके साथ लगाए। और एलटीबी का मैंने उसमें लिखा कि एलटीबी का अप्रूवल के लिए एमएचए को किया हुआ है, जिसकी प्रक्रिया जम्मू एफआरओ के द्वारा की जा रही है। उसमें मैंने क्लियर लिखा है। मैंने सूचित किया, वहाँ सबमिट कर दिया। और डीजी साहब का मैंने इंटरव्यू के लिए एक एप्लीकेशन दी। वहाँ पे डीजी सर के इंटरव्यू में मैंने वहाँ उसमें भी यही लिखा कि मैंने ऐसे शादी की, ऐसे सूचित करके मैंने प्रॉपर चैनल फॉलो करके मैंने शादी की। और मेरी वाइफ जम्मू में है, मेरे पेरेंट्स जो हैं बीमार हैं,
फादर कैंसर पेशेंट है, डिपार्टमेंट उससे पहले अवगत है, डिपार्टमेंट के थ्रू उनका ट्रीटमेंट मैंने करवाया है टाटा हॉस्पिटल मुंबई में। तो डीजी साहब के इंटरव्यू के मैंने एप्लीकेशन दे मैं अभी मतलब उसकी अप्रूवल आनी है इंटरव्यू लेने के लिए। तो उस दौरान ये इंसिडेंट हुआ, गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइन निकाली, तो मैं 6 दिन के लिए छुट्टी मैं घर आ गया। इसके संबंध में मैं घर पहुंचा, उसी दिन ये नोटिस 12 से हुआ हमारे साथ। तो हाई कोर्ट से अपील की, हाई कोर्ट ने हमारी बात को सुना, हमें रिलीफ दिया। तो फिर ये अचानक से 41 बटालियन की कमांडेंट सर की तरफ से ये लेटर कल मुझे रिसीव हुआ। उसमें उन्होंने इस चीज़ का उल्लेख किया है कि आपने डिपार्टमेंट को बताया नहीं, और उसी में एक चीज़ ये भी मेंशन की है कि निकाह के लिए बताया है। निकाह ही शादी होती है, निकाह नामा ही मैंने उनको दिया है। और इस चीज़ को ये डीजी डायरेक्टर का जो लेटर है उसमें भी ये क्लियर है कि डिपार्टमेंट को मैंने सूचित किया है, और एनओसी का कोई उल्लेख नहीं है, सिर्फ इंटीमेशन करना होता है। तो इसके बरहस मुझे डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया। तो मेरी प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से अपील है कि मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए। जब मेरे पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, हर चीज़ मेरी प्रॉपर है, तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जी आगे का स्टेप क्या रहेगा आपका? मैं न्यायालय जाऊंगा, मैं हाई कोर्ट जाऊंगा। इसके संबंध में मैंने दे दिए हैं डॉक्यूमेंटेशन इसके बारे में कि ये कोर्ट देखेगा इसमें कि क्या मेरे डॉक्यूमेंट सही हैं, क्या गलत हैं, इस चीज़ वो जस्टिफाई होंगे। आपका कहने का मतलब है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशंस क्लियर जी, आपके साथ नाइंसाफी की गई है जी, आप ये कहना चाहते हैं? जी। तो ये इस तरह से लॉन्ग टर्म जो वीज़ा अप्लाई किया था उसका अप्रूवल अभी तक नहीं आया था। नहीं, उसका जो प्रोसेस, जो उसका प्रोसीजर है पूरा, वो आप जब किसी विजिट वीज़े पे आते हैं तो आपको इन टाइम में उसको अप्लाई करना है, और उसका फाइनल स्टेप होता है इंटरव्यू। वेरिफिकेशन होने के बाद इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद अप्रूवल के लिए भेज दिया जाता है। तो अप्रूवल में उसमें टाइम लगता है। लेकिन जब तक अप्रूवल नहीं आता तो क्या आपको राइट है कि आप जी जी कर सकें? जी जी, उसकी गाइडलाइन में है, एलटीबी की जो गाइडलाइन है वो कोर्ट ने भी पढ़ी है। और जो आपने देखा होगा कि मैक्सिमम लोग जो अप्लाई किए हुए हैं मतलब प्रोसेस में, तो वो ये जो कंसर्न अथॉरिटी होती हैं ये पहले इन्फॉर्म कर देती हैं कि आप स्टे कर सकते हैं। इलीगल तरीके से आप ही बताओ कि कैसे रह सकता है इंसान, जब सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, जब आ रहे हैं तो कोई रह सकता है? ये बात है। तो आपको सर्विस से जो है डिसमिस कर दिया गया है। जी। तो इसके लिए आप क्या अपील करना चाहते हैं? नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से और जो भी संबंधित इसके मेरे अधिकारी हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि जब मैंने प्रॉपर 2022 से ही मैं इसके संबंध में मैं सूचना दे रहा हूं, और शादी से पहले भी मैंने सूचना दी, और शादी के बाद मैंने तमाम डॉक्यूमेंट्स मैंने डिपार्टमेंट को दी, तस्वीरें दी ऑनलाइन निकाह की, मैरिज सर्टिफिकेट दिया। और जो 41 बटालियन जो मेरे डिसमिस ऑर्डर निकाल रही है, उनके कार्यालय में मैंने पूरे विवरण से लिखा है कि मैंने 72 बटालियन में कौन सी डेट को कौन सा आवेदन दिया है, और उन आवेदनों की कापियां भी साथ में लगाई। जी, कारण क्या बताया गया आपको? कारण उसमें यही लिखा गया है कि इन्फॉर्म नहीं किया, और उसी में यह भी लिखा गया है कि निकाह के लिए इन्फॉर्म किया है, निकाह किया है। शादी के लिए इन्फॉर्म पहले पैरे में लिखा है कि इन्होंने शादी के लिए इन्फॉर्म किया है, दूसरे में लिख दिया है कि हमें इन्फॉर्म नहीं किया। कारण बताया गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के जो है मद्देनजर आपकी एक्शन लिया गया। नहीं, वो उस चीज़ को वो हो गया था, आपने सुनहरी दी। नहीं, वीज़ा ख़त्म कैसे हो गया जब हाई कोर्ट उस चीज़ को मान रहा है कि ये प्रोसीजर इनका सही है, फॉलो है, और उसका जवाब कंसर्न अथॉरिटी जो है उन्होंने डिपार्टमेंट को देना है, हाई कोर्ट को देना है। आप क्या चाहते हैं? मैं इंसाफ चाहता हूँ कि जब हमने शादी की है, एक हस्बैंड वाइफ है, एक लीगल तरीके से की है, अपनी कज़न है, मेरी अरेंज मैरिज है। मैं कल ही मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि कुछ मीडिया चैनलों पे आ रहा है कि जी इंस्टाग्राम से मिल गए, फेसबुक से मिल गए, तो ये मतलब मिसगाइड किया जा रहा है हर जगह पे। तो मैं आपके माध्यम से ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरी अरेंज मैरिज है, मेरी मदर के कज़न ब्रदर की बेटी है, तो ये पारिवारिक हमारे संबंध हैं, और यहाँ से ही हमारा परिवार जो है ये पार्टीशन में बट गया था। तो ये चीज़ क्लियर कर दूं, और हमने पूरा इसको जस्टिफाई किया है। तो मेरी अपील है प्रधानमंत्री जी से कि इस चीज़ के ऊपर इंसाफ किया जाए, और
मुझे मेरी ये सर्विस जो डिसमिस किया है इसके बारे में भी पूछताछ की जाए कि क्यों किया गया है, मुझे दोबारा सर्विस में बहाल किया जाए और मेरी वाइफ को अभी वीज़ा जो पेंडिंग है वो वीज़ा दिया जाए।